नंबर 4। मनोज के पिता ओमवीर शर्मा को गांव आए हुए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके हुए पैसे मम्मी को मिल गए। मम्मी ने उधार पटा दिए, लेकिन वह पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए हुए भी उन्हें 1 महीना हो गया, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है कि 1-1 महीने नौकरी पर ना जाया जाए? माँ ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज़ में पूछ ही लिया, अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता को नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उन्होंने उसी ऊंचाई के स्वर में माँ को जवाब दिया, तू काम कर अपना, तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन ने करी है नौकरी? गंवार अनपढ़। माँ को अपने खानदान पर पिता का यह व्यंग पसंद नहीं आया। उसने जवाब दिया, मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो? मैं जानती हूँ, साल साल भर गायब रहते हो। यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हमें? उधार मांग मांग के घर चला रही हूँ। लेकिन पिता इस तरह की खरी खोटी से डिगने वाले इंसान नहीं थे। वे माँ की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका छोटा भाई श्यामवीर आ गया। श्यामवीर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई ओमवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल है गयो। श्यामवीर को उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन पिता अपने भाई की इस सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने फैले हुए कागज समेटकर पलंग के नीचे रखे संदूक में रखे और उठकर जाने लगे। श्यामवीर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की, हिंदी छोड़ सब विषय में फेल है गयो। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की ही नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर सुनाई गई है। सुख, दुख, क्रोध, विषाद से परे उनका चेहरा पूर्ववत जड़ बना रहा। फेल, पास, यश, अपयश, उन्नति, अवनति से परे था उनका व्यक्तित्व। वे श्यामवीर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाकर उसे 1-2 बार हिलाकर देखने के बाद उस बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर जाने लगे। श्यामवीर मनोज के फेल होने के रोचक किस्से पर शायद लंबी चर्चा चाहता था, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10 नंबर भी न छू पायो। अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल है गयो, और इनके कान पे जूना रेंगती। पिता ने जब यह उलाहना सुना तो वह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कस खींचे और श्यामवीर के चेहरे को देखा। श्यामवीर ने अपना अभियान जारी रखा। उसने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्यों के बारे में कुछ भूली हुई बातें याद दिलाना शुरू की। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ, साथ रहोगे तो कुछ पढ़ लोगे, गांव में तो आवारागर्दी ही करे गो है गो फेल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रहा था। रायपुर, गरियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा, लेकिन 4 साल से मनोज, दीपक, छोटी बहन रजनी और माँ को गांव में ही रहना पड़ रहा है। पिता उन्हें अपने साथ डिंडौरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। दीपक को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। और रजनी तो लड़की थी, पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पिता को अब श्यामवीर के इस एक तरफा डिस्कशन में बिल्कुल रुचि नहीं रही। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख को झाड़ा और भारी आवाज़ में निष्कर्ष वाक्य बोला, अगले साल है जाएगो पास। इतना कहकर वह लापरवाही से झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उतरते हुए उन्होंने माँ से कहा, 10 बज गए हैं, नाश्ता कब बनावेगी? भूख से मारबे को विचार है का?
मनोज को जब पता चला कि वह हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया है तो वह दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर चला गया। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा हुआ काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिल गए थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उसे उपन्यास, कविताएं और कहानियां पढ़ने का शौक था, पर केवल हिंदी अकेले बेड़ा पार नहीं लगा सकती थी। अंग्रेजी ने भी धोखा दिया था। माय बेस्ट फ्रेंड पर निबंध लिखते समय केवल पहली लाइन मनोज ने ठीक लिखी थी, माय बेस्ट फ्रेंड इज राकेश। इसके बाद उसे टूटी फूटी गलत स्पेलिंग और गलत टेंस का सहारा लेना पड़ा। वह 2-3 लाइन के आगे नहीं लिख पाया। मंदिर से बाहर निकलकर वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर है गयो, कब तक मुंह लटकाए रहेगो? अगले साल पास है जाएगो। कुंभ को मेला नाने जो 12 साल बाद आवेगो, हर साल परीक्षा होएगी। विष्णु फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी, पर मनोज को सांत्वना देना उसकी मजबूरी भी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी कि पढ़ ले, नकल को क्यों भरोसा ना है। मनोज ने विष्णु की समझाइश का उत्तर देते हुए कहा, मोह समझ ही ना आते गणित के सवाल, कैसे पढ़ लूँ। तीनों मित्र बातें करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थीं। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला तू आ गयो, ने को बाल्टी खींच दे। मनोज ने बाल्टी खींच दी। आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटाटाया आशीर्वाद दे दिया, लल्ला तू फर्स्ट ते पास होएगो। मनोज ने आशीर्वाद सुना तो निराश फीकी हंसी उसके होठों पर आ गई। जब तक उसके चाचा श्यामवीर कुएं के पास आ चुके थे। उन्होंने भी बुढ़िया का दिया आशीर्वाद सुन लिया। उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने अपनी आवाज़ को तेज करते हुए सुनाना प्रारंभ किया, जिससे आसपास खड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सके। अरे ताई, अब का फर्स्ट आवेगो? मनोज तो पास न हो पायो, फर्स्ट की तो बात दूर। वहां खड़े सभी लोगों ने श्यामवीर द्वारा दी गई जानकारी को सुन लिया था। मनोज अपने इस सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया। राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में अब कछु ना धरो, बीए हमें चप्पल चटका रहे हैं। मनोज तू तो को काम धंधो शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा, पर वह अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। छोटा भाई दीपक सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने पिता से दीपक के अब तक घर न आने की चिंता व्यक्त की। सवेरे आ जाएगो, परेशान ना हो तू, रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चिंत भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे दीपक घर आया। दीपक अपने किसी दोस्त के यहाँ जौरा चला गया था। नंबर 5। दीपक जौरा से खाली हाथ नहीं लौट कर आया था। वह विचारों की नई रोशनी लेकर आया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। उसने पिता से कहा, बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहो है, इसलिए अपनो पुरानो टेम्पो बेच रहो है। 40,000 में महीना के 8-10 हजार कहूँ ना गए, मैं चला लेंगो। मनोज ने दीपक की इस योजना में कोई कमी नहीं देखी। वह जानता था कि उसके आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे हैं। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। जिसके पास कुछ पैसा अधिक था उसने जौरा में किराने की दुकान खोल ली। एसटीडी का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने एसटीडी बूथ डाल लिया। सभी जानने वाले लोग यही सब काम कर रहे हैं। जिनके पास ज़मीन थी वे खेती कर रहे हैं। मनोज के पिता और चाचा श्यामवीर दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा ज़मीन ही थी, जिससे साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए नौकरी या धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 12th में फेल होने के बाद नौकरी की कोई उम्मीद उसके लिए नहीं बची थी। इसलिए दीपक का प्लान उसे ठीक लग रहा था, लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे। पिता ने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ोगे?
पढ़ो लिखो परिवार है हमारो। पिता के इनका इनकार सुनकर दीपक और मनोज चुप हो गए, पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी, घर घर जाके उधार मांगती हूँ, तब इज्जत न जावते तुम्हारी। मोड़ा मेहनत करके कछु करबो चाह रहे हैं, जे मदद करबे की जगह टांग अड़ा रहे हैं। माँ का उल्हाना सुनकर पिता ने मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में आई तो उसने देखा कि पिता अपने बैग में कपड़े जमा रहे हैं। माँ ने उन्हें कपड़े जमाते हुए देखा तो वह ठगी रह गई। माँ को लग रहा था कि वह पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, मैं अब निकलता हूँ, जल्दी रोटी बना, खा के जाऊँगो। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना माँ को उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि इसके साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया है। लेकिन दीपक की अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने दीपक से कहा, बाप तो त्यो एक मौका पे भज गए हो, अब मौसे का चाहत है, मैं कहाँ से 40,000 रुपया ले आऊँ। बहुत देर चर्चा होने के बाद माँ निष्कर्ष पर पहुँची। माँ बोली, 10,000 तो मुँह पे रखे हैं, 30,000 उधार मिल जावेंगे, जेवर रखे हैं मुँह पे, गिरवी रख दूँगी। 40,000 में बल्ले का सेकेंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। दीपक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कंडक्टर का पद संभालने वाले मनोज को मिली। अपने गांव से निकलते ही 5 सवारियां मुरैना की मिल गईं। टेम्पो मुरैना की ओर बढ़ रहा था। मनोज ने नई जिम्मेदारी को जोश के साथ निभाना शुरू किया। उसने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ लगाना शुरू किया। छैरा बाग चीनी मुरैना। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दिए। माँ दोनों बच्चों को इस तरह पैसे कमाकर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया। बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होंठ पपड़ा गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसने माँ को गले लगा लिया। उसने माँ से कहा, चिंता काय कर रही है, अब तेरो मोड़ा कमान लग गए हैं। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटे कमा कर लाते रहे। माँ को लगा यदि इसी तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्दी ही उधार पटा दिया जाएगा, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण माँ को अपने बच्चों से उम्मीद थी कि उनकी मेहनत से यह घर फिर से पटरी पर आ जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बागचीनी चौराहे पर पहुंचा, वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्री दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है? कागज़ तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और दीपक टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालाजी बस सर्विस की बस निकली। उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सिर निकालकर जोर से चिल्लाया, काय रे, कही थी ना कि जा रोड पे टेम्पो चलाओ, वो भुला देंगे, अब चला टेम्पो। यह वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटरों के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। वह अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। डरते हुए मनोज ने थानेदार से कहा, सर मेरे टेम्पो के कागज़ सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया है। थानेदार ने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर भी था। थानेदार यादव ने दिनेश को कई काम के लिए रखा था। बदले में उसे सेंधमारी करने का विशेषाधिकार दे दिया गया था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है? दिनेश ने जैसे रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू किया।
सर, मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से इसके टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको बागचीनी की ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके आपके पास आया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने? एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जबान चलाता है। मनोज रुआसा होते हुए बोला, सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। थानेदार अब अपने असली रूप में आ चुका था। चुप साले, जबान चलाता है? बंद करो दोनों को अंदर। जेल में सड़ोगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान में लॉकअप में बंद कर दिया। मनोज और दीपक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। 2 घंटे बाद दीवान ने मनोज से कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहमदिल हैं, अब जाओ। लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से यह पहला सामना था। दोनों भाई रोते हुए सड़क पर पैदल जा रहे थे। पीछे थाना छूट गया था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं, भक्षक बना था। रात हो गई थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए। निराश, थके, दुखी, टूटे हुए, पराजित। आंखें आंसुओं से अब भी भरी हुई थीं। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। दीपक ने सारी कहानी कह सुनाई। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। रात भर मनोज छत पर खाट पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई। वह जागता रहा सारी रात। 6 रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। कल की बेबसी ने जो आंसू बहाए थे वह सूख चुके थे। जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया गया था वह सपना टूट गया था। पिछले 1 महीने में आर्थिक रूप से बिखरे हुए परिवार को एक दिशा देने की कोशिश की गई थी। उम्मीद बन रही थी, पर अचानक सब धराशायी हो गया। मनोज चाहता था कि कोई उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे तूफान को थाम ले। वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। उसने बिना भूमिका के अपने मन की दुविधा को राकेश से कहना शुरू किया। जो लोग मेहनत करके ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको ही पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस ऐसा सुलूक करती है जैसे हम चोर लुटेरे हों। जिसके पास 5-5 बसें हैं, पैसा है, क्या सड़क उनके बाप की है? गरीब अपना टेम्पो ना चलाए। इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी कहानी कह सुनाई। राकेश ने मनोज को अधिक गंभीर होते हुए देखा तो वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगा। को नई बात बता, ये तो सब जानते हैं। आज तेरे साथ घटना घट गई तो तू परेशान है गयो। रोज यही लड़ाई झगड़ा है रहे हैं। गरीब ऐसे ही पिस रहो है। मनोज के मन का विद्रोह और भड़क गया। पर यह तो गलत है ना। जो सही है, ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम कर रहा है, उसे क्यों सताया जाता है? राकेश के जीवन का व्यवहारिक ज्ञान सपाट तरीके से मनोज को देने की कोशिश जारी रखी। मनोज, इसलिए आदमी मेहनत कर तो, पैसा कमाव तो, अपने मोड़ा मोड़िन पढ़ाव तो, नेता पुलिस से दोस्ती कर तो। तुम्हारे पास पैसा होते तो थानेदार के मुंह पे मारते। तुम्हें नेता, विधायक, कलेक्टर, एसपी जानते होते तो वे थानेदार से तुम्हारी सिफारिश कर देते। पर तुम हो ठन गोपाल, कोई न जानते तुम्हें, न तुम जानते काऊ को। मनोज को यह कड़वी बात पसंद नहीं आई। मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि झूठी केस न बनाए, गरीबों पर अत्याचार ना करे। उस थानेदार को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। वह नियम और सिद्धांत की बात ही पकड़े हुए था। राकेश ने अब कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी। तेरे जैसे लोग गाड़ीबाजी ना कर सकत, मजबूत जिगर वाले चला सकत है बस टेम्पो। सवारी बिठाने के चक्कर में गोली भी चल सकती है। पिछले महीने जौरा पुलिस पे चली ना आती गोली, एक टेम्पो वाले की जांघ में घली आती। तू रहन दे। लड़ाई झगड़ा, पुलिस कचहरी, सड़क पे मारपीट, जे तेई बस के ना है।
मनोज कल से जिस घटना के कारण इतना परेशान था, उस घटना को राकेश ने बहुत ही चलताऊ और रोजमर्रा की घटना मान लिया। पर थानेदार की शक्ल याद करके मनोज को रह रहकर क्रोध आ रहा था। पर मैं उस थानेदार को नहीं भूल सकता। राकेश भी अपने सिद्धांत पर डटा रहा। तो ना भूल, सब थानेदार ऐसे ही होते हैं, राजा हरिश्चंद्र ना हो। कुछ अच्छे भी होंगे जो सही काम करते होंगे, झूठे केस नहीं बनाते होंगे, कानून के रक्षक होंगे। मनोज के मन ने कल्पना की। मनोज की व्यथा अंधकार में प्रकाश की खोज कर रही थी। कहीं से वह आश्वासन चाहता था कि न्याय की पक्षधरता भी जिंदा है, पर राकेश उसे यह तसल्ली किसी तरह देने को तैयार न था। राकेश ने कहा, अच्छे थानेदार मैंने ना सुने, पर मैंने सुनो है कि एसडीएम राघवेंद्र सिंह गरीबन की सुनतो है, ईमानदारी से काम करतो है, बड़ी तारीफ सुनी है। तो एसडीएम राघवेंद्र सिंह से मिल ले, हो सकता है टेम्पो छूट जाए। मनोज को राकेश की यह सलाह पसंद आई। उसकी निराशा राघवेंद्र सिंह के नाम से ही कुछ कम होती मालूम पड़ी। उसे उम्मीद दिखने लगी।